नमस्कार। आज की क्लास में सभी का स्वागत। प्रथम टॉपिक अपना पूरा हो गया। जैसे वैदिक गणित ली थी, वैदिक गणित की सारी क्लासें पूरी हो गई। आज अपन आगे लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख्य यानी ग्राफ विधि द्वारा हल। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर इस विधि से जो सवाल पूछा जाता है वो 6 नंबर का पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से भी। इसलिए आज अपन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेखीय विधि से हल समझेंगे। तो इसका हल समझने से पहले समीकरण क्या है, रैखिक क्या है और दो चर वाले, इनका थोड़ा अर्थ और परिभाषाएं जान लेंगे। हल समझने से पहले इनको समझना भी बहुत जरूरी है। समीकरण जैसे यहां लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 6, तो किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर जब समता यानी बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वो समीकरण कहलाता है। जैसे यहां आप देखोगे तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ, अर्थात ये एक समीकरण है। और यदि जैसे मैंने कोई दूसरा उदाहरण लिख लिया 2x प्लस वाई प्लस 6 या -6, जैसे ये एक बहुपद है, ये एक बीजीय व्यंजक है, इसमें बराबर का चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, समता का चिन्ह इसमें कहीं पर भी लगा हुआ नहीं है, बराबर का चिन्ह कहीं लगा हुआ नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। तो समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब बीजीय व्यंजक के अंदर या बहुपद के अंदर जब बराबर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वो समीकरण कहलाता है। अब रैखिक समीकरण, समीकरण की अधिकतम घात एक हो तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये समीकरण लिख लिया, पहला समीकरण जैसे मैंने लिख लिया 2x प्लस वाई बराबर 6 और एक मैंने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5। जैसे मान लिया ये दो समीकरण लिख लिए मैंने अलग। जो प्रथम समीकरण है इसमें जो चर राशि है x और y, इन दोनों की जो घात है, इनके ऊपर जो घात है वो एक एक है। एक घात को कभी ऊपर लिखा नहीं जाता है। चर राशि की घात एक होती है तो उसको ऊपर, जैसे x की घात एक है तो इस तरीके से एक लिखा नहीं जाता। घात नहीं लिखी है इसका मतलब इसकी घात एक है। इस पूरे समीकरण की आप देखोगे तो अधिकतम घात एक है, जबकि दूसरा जो मैंने उदाहरण लिया है इसमें अपन देखेंगे तो जो चर राशि x है उसकी घात 2 है, अर्थात इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, इसकी अधिकतम घात 2 है और इसकी अधिकतम घात 1। तो परिभाषा के अनुसार रैखिक समीकरण की मैंने परिभाषा क्या बताई कि जब समीकरण की अधिकतम घात 1 हो तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो यहां अधिकतम घात 1 है तो ये रैखिक समीकरण है, जबकि दूसरा जो उदाहरण है इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, अर्थात द्विघात समीकरण है। आगे है दो चर वाला। दो प्रकार की राशियां होती है, एक होती है चर राशि और दूसरी होती है वो होती है अचर राशि। चर राशि किसे कहेंगे, वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं है अर्थात बदलता रहता है। निश्चित नहीं है, बदलता रहता है, वे सभी राशियां चर राशि। जैसे ए बी यानी अंग्रेजी के सारे अल्फाबेट, एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे जो है
इनका कोई मान निश्चित नहीं है, अर्थात बदलता रहता है, तो ये चर राशियां है। और अचर राशि मान निश्चित है, अर्थात बदलता नहीं है। परिभाषा क्या हो जाएगी? वे राशियां जिनका मान निश्चित है अर्थात बदलता नहीं है, वे अचर राशि कहलाती है। जैसे संख्याएं हैं 1 2 3 इस तरीके की, ये सारी जो संख्याएं हैं वो अचर राशि। तो यहां क्या है? दो चर है। तो चर राशि जिनका मान बदलता रहता है, और दो का मतलब दो अलग अलग। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया, दो अलग अलग उदाहरण ले लिए। पहला उदाहरण है, यह भी एक समीकरण है, दूसरा भी समीकरण है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर बराबर के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये समीकरण है। दोनों ही रेखिक है। पहले समीकरण की भी अधिकतम घात 1 है और दूसरे की भी अधिकतम घात 1 है। तो दोनों जो समीकरण है वो रेखिक है, लेकिन समीकरण नंबर 1 है, इसमें एक ही चर राशि है, जबकि दूसरा जो समीकरण है इसमें दो अलग अलग चर राशि है। अर्थात उदाहरण नंबर 2 है, यह दो चर वाले रेखिक समीकरण है, जबकि यह एक चर वाला रेखिक समीकरण। तो इस तरीके से दो चर, रेखिक और समीकरण, इनकी परिभाषाएं आप समझ गए। अब ग्राफीय विधि से दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। एक उदाहरण है, इसको लेकर के अपन समझेंगे। पहला जो समीकरण है 2x + y = 6। ग्राफीय विधि से हल करते समय क्या करना है? जो दो चर है, यहां जो दो चर है x और y, सबसे पहले अपने को ये डिसाइड करना है कि इन दोनों चर राशि में से किसी एक चर राशि को बाएं पक्ष में रखना है, बाकी सारे के सारे जो मान है वो दाएं पक्ष में लिखना है। बराबर का चिन्ह लगने से समीकरण के अंदर बराबर का चिन्ह लगता है और बराबर के चिन्ह से दो पक्ष बन जाते हैं। बराबर से बाईं तरफ है वो बायां पक्ष कहलाएगा और दाईं तरफ है वो दायां पक्ष कहलाएगा। अब अपने को डिसाइड करना है कि दोनों में से किस चर राशि को बाएं पक्ष में रखना है, अर्थात उसको बाहर करना है, और बाकी सारे के सारे मान या दाएं पक्ष। तो जैसे मैं यहां y को बाएं पक्ष में रखना चाहता हूं, या y, जिस चर राशि को आप बाएं पक्ष में रखना चाहते हो उसको आप सबसे पहले लिख लो, फिर बराबर का चिन्ह लगा लो। यानी जिस चर राशि को आप बाहर करना चाहते हो उसको आप पहले लिखो और फिर सीधा ही बराबर का चिन्ह, और बराबर के चिन्ह के बाद में आप दाएं पक्ष में क्या मान है उसको पहले लिखो। अब रहा क्या? दाएं पक्ष में जो 6 था उसको लिख दिया, y को अपन जो बाएं पक्ष में था इसको लिख दिया। अब रहा अपने 2x। अब 2x कौन से पक्ष में है? प्रश्न में तो बाएं में है, लेकिन मैंने क्या बताया कि इस बाएं पक्ष के अंदर केवल एक चर राशि ही रहेगी। जैसे y लिखा है तो y रहेगा, बाकी सारे मान अपने को दाएं में ले जाना पड़ेगा, दाएं में लिखना पड़ेगा, अर्थात 2x को बाएं से दाएं में ले, पक्ष चेंज करेंगे, बाएं से दाएं में ले जाएंगे। पक्ष चेंज करने को पक्षांतरण कहते हैं, और जब पक्षांतरण किया जाता है तो साथ में चिन्ह भी चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, भाग में है तो गुणा में जाएगा, और गुणा है तो फिर भाग हो जाएगा। तो यहां ये 2x है, ये यहां प्लस में है। प्लस में है या माइनस में, वो कैसे पता करेंगे कि इसके आगे जो चिन्ह है वो किसका है। 2x के आगे जब तक माइनस नहीं है तब तक वो प्लस है, तो ये प्लस में है, बाएं से दाएं में लिख रहे हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा और 2x का 2x। इस तरीके से सबसे पहले अपने को
इस तरीके से समीकरण तैयार करना है कि बाएं पक्ष में केवल एक चर राशि होनी चाहिए और बाकी सभी मान दाएं पक्ष में। यह समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरीके से कि ग्राफीय विधि से हल करते समय सबसे पहले कोई भी एक चर राशि को बाएं पक्ष में रखना है, बाकी सभी मान को दाएं पक्ष में रखना। इस तरीके से समीकरण को लिखना है। जैसे यहां भी लिखेंगे इसी तरीके से इस दूसरे समीकरण को भी लिखना है। यह समीकरण नंबर 2 है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मैंने कहा कि बाएं पक्ष के अंदर केवल एक मान ही लिखना है, एक चर राशि को ही लिखना है। जैसे तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सबसे पहले आप बराबर का चिन्ह लगा लो, बराबर से बाईं तरफ ये बायां पक्ष है और ये दायां है। अब प्रश्न में आप देखोगे तो बाएं में क्या है 4x - 2y और दाएं में क्या है 4 है। लेकिन आलेखीय विधि में सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन दोनों चर राशि में से किसी एक चर राशि को देखना है, जो इजी है, जो सरल है, उसको बाहर करना है, उसको बाएं में रखना है। तो अपन दोनों चर राशि में से किसी एक को आपको डिसाइड करना है। किसी एक चर राशि को बाएं पक्ष में रखेंगे, बाकी सभी मान दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो यहां जैसे मैंने कहा कि मैं 4x को बाएं पक्ष में लिखना चाहता हूं। अब ये बाएं में ही है, प्रश्न में कौन से पक्ष में, बाएं, और ये दायां। अब बाएं में ही है, बाएं में ही मैं लिख रहा हूं, 4x को बाहर कर रहा हूं, तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। चेंज कब करना है चिन्ह, जब पक्ष चेंज करते हैं। पक्ष चेंज करने का मतलब यह है बाएं में कोई मान है उसको दाएं में ले जाते हैं, या दाएं में कोई मान है और उसको अपन बाएं में लाते हैं, तो वो पक्षांतरण कहलाता है और पक्षांतरण के साथ में चिन्ह चेंज हो जाता है। यहां 4x बाएं में है और मैंने बाएं में लिखा तो चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब जो चर राशि आपने बाहर कर ली है उसके बाहर दाएं पक्ष में जो मान है उसको जैसा है वैसा पहले लिखो। 4 है तो 4 का 4 लिख दिया। अब रहा क्या मान, माइनस का 2y रह गया लिखना आपने, 4x लिख लिया, 4 लिख लिया, 2y लिखना रह गया। 2y है कौन से पक्ष में, बाएं में, लिखेंगे कहां, दाएं में, अर्थात इसका पक्ष चेंज कर रहे हैं। पक्ष चेंज करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो प्लस का 2y हो जाएगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले ये ग्राफीय विधि के लिए इस तरीके का समीकरण बनाना है जिसमें कोई भी एक चर राशि बाएं पक्ष में और बाकी सभी मान दाएं पक्ष में। अब इस समीकरण से आपको सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी के अंदर आपको क्या करना है, दो जो चर है x और y, इनके कम से कम 3 मान लेने। इस तरीके से सारणी बनानी। और दूसरे समीकरण के लिए भी इसी तरीके से सारणी तैयार करें, कम से कम 3 मान। अब मान कैसे रखेंगे, मान कैसे निकालेंगे, जो चर राशि दाएं पक्ष में है इसका मान मानना है। आप कुछ भी मान सकते हो, आप प्लस का 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 5, आप 0 मान सकते हो, आप माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, आप कोई भी मान मान सकते हो। जो दाएं पक्ष में चर राशि है उसका मान मानना है और बाएं पक्ष में जो चर राशि है उसको सरल करने के बाद इसका मान निकल जाएगा। जैसे अपन उदाहरण से करेंगे, आप देखोगे, जैसे मैंने पहला समीकरण है इसका अपन सारणी तैयार करते हैं, 6 - 2x पहला समीकरण ये है। और यहां मैं क्या कर रहा हूं, x दाएं पक्ष में x है इसलिए मैं x का मान मानूंगा। x बराबर जैसे मैंने 1 मान लिया। अब जरूरी नहीं कि आप 1 माने, आप 2 भी मान सकते हो, आप 3 भी मान सकते हो, आप 0 भी मान सकते हो, आप माइनस में भी मान सकते हो। तो x बराबर मैंने 1 मान लिया। तो अब क्या होगा, इस समीकरण के अंदर जहां x है वहां 1 रख लो, बाकी जैसा है वैसा का वैसा लिख लो। जैसे y है तो y का y लिखेंगे, 6 के 6 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे। अब समीकरण में आगे क्या आ गया, x, तो x की जगह छोटा कोष्टक बना लो और
x का बराबर आपने क्या माना, 1 माना, तो 1 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, y बराबर 6। यहां कोष्टक हटाते समय ध्यान देना कि कोष्टक के बाहर और अंदर की संख्या का गुणा होगा, और संख्या का गुणा करने से पहले चिन्ह का गुणा करना, और चिन्ह के गुणा में ध्यान रखना जब प्लस प्लस का गुणा किया जाता है तो आगे गुणनफल प्लस में आता है, माइनस माइनस का किया जाता है तो प्लस आता है, प्लस माइनस का किया जाता है तो माइनस आता है। यहां से अपन सीधा समझ सकते हैं कि जब समान चिन्हों का गुणा किया जाता है, समान चिन्हों का मतलब क्या, दोनों प्लस का गुणा करें तो भी प्लस, दोनों माइनस का गुणा करें तो भी प्लस, समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है। असमान चिन्ह, असमान चिन्ह का मतलब यह हुआ यदि एक संख्या प्लस में है दूसरी माइनस में है, या पहली माइनस में है दूसरी प्लस में, असमान चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा ही माइनस आएगा। तो इस तरीके से चिन्ह का गुणा करेंगे तो यहां क्या है, 1 अंडर 1 है। अब 1 किसमें है, तो 1 के आगे चिन्ह देखो, यहां मैंने कोई चिन्ह नहीं लिखा है, और जब तक माइनस नहीं लिखा है तब तक वो प्लस में है, अर्थात 1 प्लस में है और 2 माइनस में। यहां जो चिन्ह का गुणा कर रहे हैं वो माइनस और प्लस का कर रहे हैं, माइनस और प्लस, या चौथा आप ऐसे भी माइनस प्लस का लिख सकते हो तो भी माइनस आएगा। तो प्लस माइनस का या माइनस प्लस का कर रहे हैं, असमान चिन्ह है, एक के आगे माइनस है दूसरे के आगे प्लस है, असमान चिन्ह का गुणा करने पर हमेशा क्या आता है, माइनस, तो या माइनस। और अब इन दोनों संख्या का गुणा कर लो, 2 गुणा 1 2, तो y बराबर 6 माइनस 2 यानी 4। अब ये दोनों मान लिख लो, क्या x बराबर 1 माना, y बराबर 4 है। इसी तरीके से आप दूसरा मान लो, x बराबर आप 2 मान लो, 2 मानेंगे तो तरीका यही, y बराबर 6 माइनस 2 और कोष्टक में x बराबर 2 माना तो x की जगह 2 लिख लेंगे। सॉल्व करते समय 6 के तो 6, यहां थोड़ा ध्यान रखना, यहां चिन्ह किसका आएगा, यहां वही बाहर माइनस है अंदर प्लस है, अर्थात माइनस प्लस का गुणा कर रहे हैं तो माइनस का आएगा, 2 दूनी 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। कब, जब x बराबर 2 मान, तो x बराबर 2 y बराबर 2। एक मान अपन माइनस का लेके करते हैं, माइनस का आप 1 ले लो, माइनस के 2 ले लो, तो x बराबर अपन माइनस का 1 मान के कर रहे हैं। इसी समीकरण में जो ये समीकरण फर्स्ट है ना, इसी के 3 मान मानने, तो इसी में वापस या x की जगह ये जो कोष्टक के अंदर के जो मान है ये चेंज करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो यहां y बराबर 6 माइनस 2 और कोष्टक में माइनस का 1 तो माइनस का, तो y बराबर 6 के तो 6 लिख लेंगे। यहां दोनों माइनस में है, समान चिन्ह है, मैंने यहां क्या बताया, जब समान चिन्ह का गुणा किया जाता है तो हमेशा प्लस आता है, तो बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, अर्थात या माइनस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस माइनस का गुणा करते तो प्लस, और अब संख्याओं का गुणा कर ले, 2 गुणा 1 2 एकम 2, तो y बराबर 6 प्लस 2 यानी 8। तो तीसरा अपना मान होगा जब x बराबर माइनस है तो y बराबर 8। इस तरीके से दूसरे समीकरण की अपन सारणी तैयार करेंगे, सेम का सेम इसी तरीके से एक का मान मानना है और दूसरे का मान ज्ञात करना है, निकालना है। 3 मान इसके भी लेने हैं, तो अपने पास जो समीकरण है वो समीकरण ये है, 4x बराबर 4 प्लस 2y। तो यहां दाएं पक्ष में जो चर राशि है वो y है, y के मान मानने, यहां क्या था, दाएं पक्ष में चर राशि थी वो x, तो यहां पहले जो सारणी तैयार की अपन ने, पहले समीकरण की जो सारणी की उसमें x का मान माना, अब अपन यहां दाएं पक्ष में y चर राशि है तो y का मान मानना है, तो y बराबर
सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ के अंदर जैसे आप ये मान निकालोगे तो फर्स्ट जो सारणी में आया है वो मान लेके देखना है कि वो आता है क्या, नहीं आता है तो फिर अपने हिसाब से दूसरा मान मानना। जैसे यहाँ वही 4 है तो अपन पहले 4 मान के देखेंगे कि 4 आता है कि नहीं आता है, तो 4 मान लेते हैं। फॉर एक्स का फॉर एक्स, सॉरी इसका एक स्टेप और आगे करना था, मैं भूल गया। एक्स बार करना है बराबर में 4 प्लस 2y है ही। अब ये 4 यहां गुणा में है और इधर आते ही 4 भाग, यानी यहां केवल चर राशि ही रखनी है, तो यहां ये समीकरण है। अब यहां 4 रख लेंगे, 4 रखेंगे तो x बराबर 4 प्लस 2, y की जगह मैंने 4 माना है तो 4/4। सरल करते समय 4 के 4। अब चिन्ह का गुणा पहले करेंगे तो चिन्ह या प्लस या बी प्लस, अर्थात प्लस प्लस का गुणा कर रहे हैं, प्लस प्लस का गुणा करने पर क्या आता है प्लस, तो प्लस कर देंगे और 4 दूनी 8/4, 12/4 यानी 3। यहां थोड़ा ध्यान देना, जो मान माना है वो y का माना है, तो y के 4 तब x के 3। फैसला दूसरा मान 2 ले लेते हैं, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर समीकरण x बराबर, तो x बराबर 4 प्लस 2 और y के मान को कोष्टक में लिख देते हैं 2 बटा 4। सरल करोगे 4, यहां दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस का गुणा करने पर प्लस, 2 दूनी 4/4, 4 प्लस 4 8/4 2, तो y बराबर 2 मानने पर x का मान भी क्या आया 2, तो 2 2 लिख लेंगे। अब तीसरा मान अपन इसका 0 मान लेते हैं। जैसे ये जो समीकरण है x बराबर 4 प्लस 2y, तो यहां y बराबर 0 मान लेते हैं। अब 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस 2, y का मान 0, तो कोष्टक में 0/4। सरल करेंगे आगे 4, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0, तो प्लस 0 करें या नहीं करें, तो सीधा ही अपन बटा 4, 4/4 यानी 1। तो y का 0 रखने पर x का मान 1। इस तरीके से दोनों सारणी बना लेंगे। दोनों सारणी में अपन देखेंगे कि एक मान कॉमन है, 2 2 और 2 2, ये इस समीकरण का हल होगा। अब इन दोनों सारणी से ग्राफ बनानी है, क्योंकि ये विधि है, जो विधि का नाम है वो आलेखीय विधि से हल है, इसलिए इसका ग्राफ बनाना है। और ग्राफ जो आती है वो 3 तरीके की है, तीनों अपन पढ़ेंगे, तीनों को अलग अलग उदाहरण लेके समझेंगे। तो इसका अपन ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके की आती है। सबसे पहले ग्राफ बनाते समय अपने को क्या करना है, ग्राफ पेपर के बीचों बीच एक ऊपर से नीचे सीधी रेखा खींचनी है और एक बाएं से दाएं, इस तरीके से अपने को 2 रेखाएं खींचनी। बाएं से दाएं जो रेखा खींची जाती है उसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। रेखा तो क्षैतिज, और क्षैतिज रेखा है वो एक्स अक्ष कहलाता है। अक्ष कौन सा है, एक्स, रेखा कौन सी है, क्षैतिज रेखा। इसी तरीके से ऊपर से नीचे जो रेखा खींची जाती है वो ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। और अक्ष होता है ये वाई।
वाई अक्ष, जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे ये बिंदु है, ये कहलाता है मूल बिंदु और इसको ओ से लिखते हैं। यहां मूल बिंदु पर एक्स और वाई दोनों के जो मान होते हैं वो 0 0 होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में भी कभी बार छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो ये मूल बिंदु है, यहां एक्स और वाई दोनों का मान 0 होगा। अब इस मूल बिंदु से दाईं तरफ एक्स का प्लस का मान होगा और बाईं तरफ एक्स का माइनस होगा। दाईं तरफ एक्स लिखेंगे, बाईं तरफ एक्स है। इसी तरीके से एक्स अक्ष से ऊपर वाई का प्लस का मान होगा और एक्स अक्ष से नीचे जो होगा वो वाई का माइनस का मान। तो यहां इस तरीके से आप ये दोनों रेखा खींचने के बाद देखोगे कि सारणी का मान कितना बड़ा है। कभी कभी बार ये मान बड़ा भी होता है, इतनी ग्राफ पेपर में लाइनें भी नहीं होती है, तब आपको पैमाना है वो बड़ा लेना है और देख लेते हैं यहाँ बड़ा से बड़ा मान जैसे 8 है और अपन देख लेते हैं कि अक्ष इसमें ग्राफ पेपर के अंदर जो इस वाई अक्ष के समांतर जो रेखाएं होगी वो 8 या 8 से अधिक है, तो अपन 1 सेमी बराबर 1 अंक लेंगे। अब अपने को पैमाना लेना पड़ेगा। ग्राफ पेपर का जो दाया कॉलम है, कोना है, उसके ऊपर पैमाना लिखना हमेशा, और लिखने का तरीका यह रहेगा ओ अक्ष पर 1 सेमी बराबर और नीचे ओ वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर, ये तो लिखना ही है। अब यदि मान बड़ा आ गया और आप पैमाना बड़ा कर रहे हो 1 सेमी बराबर 2 अंक ले रहे हो तो दो लिखना है। हाँ, इकाई या अंक 2 अंक, यहां अपन 1 ले लेते हैं तो 1 अंक लिखेंगे और ओ वाई पर भी 1 ले लेते हैं क्योंकि अंक ज्यादा बड़ा नहीं है। तो यहां इस तरीके से ग्राफ पेपर में प्रत्येक जो ये लाइनें होगी वो 1 1 सेमी पर होगी, इसलिए वहां 1 सेमी पर लिया जाता है। वहां 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर माइनस के एक्स के होंगे, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। इस तरीके से मूल बिंदु या एक्स अक्ष से ऊपर की ओर जो मान होगा वो वाई का प्लस का 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और नीचे जो मान होगा वो माइनस का 1 2 3 4 इस तरीके से। अब पहली जो सारणी है इसके मान अपन रखेंगे ग्राफ में। पहले अपन देखेंगे x का प्लस का 1, तो x का प्लस का 1 ये है और साथ में जो y का मान है वो प्लस के 4 है, तो y के प्लस के 4 ये और ये दोनों मान है। ये आपस में इनकी रेखाएं कहां मिलेगी, यहां से ये इस x अक्ष के समांतर और यहां से ये y अक्ष के समांतर जो रेखाएं हैं ये आपस में लगभग यहां मिलेगी। तो यहां एक बिंदु लगा पेंसिल से, ऊपर गोल घेरा बना दो। फिर दूसरा जो मान है 2 2, तो 2 2 कहां आएगा, ये 2 और ये 2, ये जो लगभग आएगा वो यहां आएगा। और तीसरा जो मान है वो y का प्लस का 8 है और x का माइनस का 1 है। यहां मैंने 6 तक लिखे हैं, 7 और 8, और ये लगभग यहां आएगा। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखाएं आएगी वो हमेशा एक सीधी रेखा आएगी, क्योंकि यहां अपन ने जो मान लिया है वो रेखा पे नहीं लिया है, ग्राफ पेपर पे नहीं लिया है। बाकी ग्राफ पेपर में आप मान लोगे तो ये तीनों बिंदु एकदम एक ही लाइन में आएंगे, एक सीधी रेखा आएगी हमेशा, और सीधी रेखा नहीं आई है तो इसका मतलब आपने इस समीकरण को जो सरल किया है वो गलत किया है, कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। अब इसके ऊपर आपको ये समीकरण भी लिखना है कि ये कौन से समीकरण की आई है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 पहले समीकरण का, इसके ऊपर समीकरण लिख लो और फिर तीनों बिंदु जो आए हैं इसके निर्देशांक भी लिख लो। ये 1 और 4 है, ये 2 2 है और ये -1 और 8 है। इसी तरीके से दूसरा जो सारणी है
इसके मान भी रखने हैं। पहला जो मान है x का 3 और y का 4, ये 3 और ये 4, ये लगभग यहां मिलेंगे, और 1 और 0। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, y का 0, y बराबर जब 0 होता है तो बिंदु जो आता है वो x अक्ष पर आता है। अब x अक्ष पर कहां आएगा, x का क्या मान है 1, तो 1 पे आ जाएगा, यानी यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर भी एक सीधी रेखा आएगी। हमेशा आप ग्राफ पेपर में दर्शाओगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी, और यदि मान x बराबर 0 आता है तो वो y पर आएगा, x और y दोनों 0 है तो वो हमेशा ये मूल बिंदु पर आएगा बिंदु। इस तरीके से ये दोनों जो आपने सारणी बनाई है इनकी ये ग्राफ खींच दोगे, और इसके ऊपर भी इसी तरीके से ये सेकंड समीकरण है वो इस रेखा के ऊपर लिख लोगे। ये जैसे है 4x माइनस 2y बराबर 4, तो इसके ऊपर लिख लेना 4x माइनस 2y बराबर 4, और इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक भी लिख लेना, x और y के मान भी लिख लेना। इस तरीके से पहले समीकरण, फिर सारणी, और उसके बाद ग्राफ बनानी। 6 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा के अंदर, हमेशा ही पूछते हैं। पहले समीकरण सही करना है। अब आपने समीकरण सही नहीं किया, सीधा ही सारणी सही कर देते हो मान लिया, तब नंबर नहीं मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप सारणी सही होती है, फिर ये पहले समीकरण, फिर सारणी, और उसके बाद ग्राफ। तो इस तरीके से डिवाइड होंगे अंक, जैसे ये 2 2 2 भी हो सकते हैं, 1.5 3 भी हो सकता है, वो बोर्ड अपने हिसाब से जो उनका जो पैटर्न है। सभी सुनने वालों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को लाइक कर दें, ताकि नए जोश के साथ आपके साथ